किसी ने क्या खूब कहा है, उसूलों पे जहां आंच आए टकराना जरूरी है। उसूलों पे जहां आंच आए वहां टकराना जरूरी है। अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज एक नए से लेक्चर के साथ में। हमारा आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो हर लेक्चर की तरह इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो मैं धीरज कुमार शुरू करता हूं। आपको जैसा पता ही है कि हमने थर्मोडायनामिक्स पढ़ना शुरू किया था और थर्मोडायनामिक्स के पीछे कुछ 3-4 लेक्चर्स हमने बनाए हैं। हमने सिस्टम पढ़ा, सराउंडिंग पढ़ा, फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ा। इसी के साथ आज हम पढ़ने वाले हैं एंथैल्पी के बारे में, और बहुत ही क्रीम सा टॉपिक और बहुत ही अच्छा कि एंथैल्पी क्या है। इसे हम प्यार से कैपिटल H से रिप्रेजेंट करते हैं एंथैल्पी को। एंथैल्पी है क्या? देखो, थर्मोडायनामिक्स में अगर आपने मेरे पीछे के लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में थर्मोडायनामिक्स के नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहां से जाके देख सकते हो। तब तो आपको ये समझ में आएगा। लास्ट तक देखें ताकि हर पॉइंट पे आपको कोई भी दिक्कत महसूस ना हो। पीछे के लेक्चर भी बाद में आप कवर कर लीजिएगा, नो प्रॉब्लम। बात करते हैं एंथैल्पी की। सबसे पहले एंथैल्पी की एक बेसिक सी वैसे कोई डेफिनेशन होती नहीं है, लेकिन हम भी बना लेते हैं। हम लोग ऐसे हैं कि हम सीख लेते कि ये क्या है। ये है हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। अब तुम समझोगे। वैसे मैं एक चीज और बता दूं, एक और डेफिनेशन है जो हम खुद से बना के लिखते हैं कि इट कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड by a substance at constant pressure। कांस्टेंट प्रेशर पे एक सब्सटेंस कितनी या एक सिस्टम जितनी हीट एब्जॉर्ब करता है, आप उसे ही क्या कहते हो? एंथैल्पी कहते हो। कैपिटल H से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है या डिनोट किया जाता है। अब एंथैल्पी के बारे में एक और खास बात कि इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या है ये? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्या है भाई? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब सीधा सीधा सा ये कि आप इसमें चेंज बता सकते हैं, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। आप समझ गए होंगे कि एंथैल्पी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक चीज और, इट इज ए स्टेट फंक्शन। ये बात क्रिस्टल क्लियर हो जाती है ये लिखने के बाद कि ये एक स्टेट फंक्शन है, तो आप इसकी इनिशियल और फाइनल कंडीशंस को ही सब्सट्रैक्ट करके मेजर कर सकते हैं इसमें आए हुए चेंज को। अच्छा, यहीं पे मैं एक डेफिनेशन और लिखना चाहूंगा, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं एंथैल्पी के कॉन्सेप्ट को। अच्छा, एक एंथैल्पी आपने लिखा, यहां मैं लिखता हूं मोलर एंथैल्पी। क्या लिखता हूं? मोलर एंथैल्पी। देखो मैंने क्या लिखा? एंथैल्पी। अब क्या लिखने वाला हूं मैं? मोलर एंथैल्पी। नाम में ही साफ नजर आता है मोलर। मैंने ऊपर सब्सटेंस लिखा, मैं यहां मोल लिख दूंगा कि एक मोल सब्सटेंस के द्वारा या एक मोल सब्सटेंस जितनी हीट कांस्टेंट प्रेशर पे एब्जॉर्ब करता है, आप उसे क्या कहते हो? मोलर एंथैल्पी। तो प्यार से लिखो हीट एब्जॉर्ब्ड by a system, heat absorbed by 1 mole of a system, 1 mole of a substance लिख देता हूं, थोड़ा अच्छा लगता है, और जब अच्छा लगता है तो अच्छा लगता है। 1 mole substance at constant pressure। कहां? कांस्टेंट प्रेशर पे अगर 1 मोल सब्सटेंस का
हीट एब्जॉर्ब करता है कांस्टेंट प्रेशर पे तो क्या कहलाती है? मोलर एंथैल्पी कहलाती है। यहां लोचा ये कि इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या है ये? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ध्यान रहे कि एंथैल्पी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन अगर हम मोलर एंथैल्पी की बात करते हैं तो ये क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। आप इसमें चेंजेस वगैरह बताने की बजाय इसके बारे में और ज्यादा पढ़ सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करें आगे, हम फंक्शंस की तो बात ही नहीं कर रहे, पहले ही कर चुके कि ये क्या है? एक स्टेट फंक्शन है। अब एंथैल्पी को कैलकुलेट कैसे किया जाता है? मैंने लास्ट लेक्चर में थर्मोडायनामिक्स जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि H विल बी इक्वल्स टू E प्लस PV के बराबर होता है। H किसके बराबर होता है? E प्लस PV के बराबर। लेकिन मैंने पहले ही कहा कि ये एक स्टेट फंक्शन है। मैंने पहले ही क्या कह दिया? ये एक स्टेट फंक्शन है, तो हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं बता पाएंगे। वी can't calculate absolute value of enthalpy। हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं बता सकते। सो वी कैन कैलकुलेट चेंज इन एंथैल्पी। चेंज इन H लिख देता हूं, एंथैल्पी में चेंज बता सकते। इसका मतलब यहां क्या होगा? ये होगा डेल्टा H मतलब चेंज इन एंथैल्पी इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम भी कह सकते हो, इनटू प्लस डेल्टा PV। अब एक चीज याद रखो, आपने ना P डेल्टा V लिखा होगा कभी ना कभी इस टर्म को, लेकिन यहां एंथैल्पी होती है तो ऐसा ही होता है। इस दुनिया के ऑलमोस्ट प्रोसेसेस या जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो होती है कांस्टेंट प्रेशर पे या कांस्टेंट टेम्परेचर पे, इसलिए हम इस P को बाहर लिख के P डेल्टा V लिख देते हैं। ऐसा पहले करते हैं हम। अब यहां की जो बातें हैं वो सुनो। कभी ना कभी हमने आइडल गैस इक्वेशन में मैंने लिखा होगा कि PV विल बी इक्वल्स टू किसके बराबर होता है? nRT के बराबर होता है। ये तो पढ़ा है ना। क्या है ये क्या है? ये आइडल गैस है। क्या है भाई? ये आइडल गैस है। तो क्या? डेल्टा H विल बी इक्वल्स टू डेल ऑफ E प्लस क्या लिख दूं? डेल्टा nRT। क्लियर? किसके बराबर लिख दिया? nRT। अब फिर समझने वाली बात, अगर मैं कह दूं R तो गैस कांस्टेंट है, N नंबर ऑफ मोल्स है, T टेम्परेचर है। फॉर गैसियस रिएक्शंस या अब गैस रिएक्टेंट और गैसी प्रोडक्ट हो तो हमारे पास डेल्टा H की जो वैल्यू आ जाती है वो आती है क्या? डेल ऑफ E प्लस डेल NZ। ये समझाता हूं मैं, N और Z क्या है? nGRT। ये एंथैल्पी कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला आ जाता है। अब बात आती है कि Ng क्या है, हमें ये समझना है। मैं यहां लिखता हूं, यहां मैं क्या लिख रहा हूं? Ng। Ng क्या है भाई? Ng है सम ऑफ गैस प्रोडक्ट, या मैं कहूं सम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, चेंज है ये, चेंज डेल्टा Ng, सम नहीं है, सॉरी, चेंज मतलब हाँ सभी गैसियस प्रोडक्ट के मोल्स का जोड़ माइनस कर दो, आप घटा दो इसमें से सम ऑफ, क्या घटाना है आपको? सभी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। क्या करोगे? प्रोडक्ट में से जितने भी प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स हैं उनमें से आप रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी? डेल्टा Nj की वैल्यू
आ जाती है। डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी। क्या होती है एंथैल्पी? एंथैल्पी विल बी इक्वल्स टू डेल ऑफ ई विल प्लस डेल्टा एनजीआरटी के बराबर होता है। मैं एक बार फिर से इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा रिपीट करना चाहूंगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले एंथैल्पी। एंथैल्पी का मतलब मैंने बोला कि हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। किसी भी सिस्टम के अंदर कितनी भी हीट है कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, वो क्या कहलाती है? एंथैल्पी कहलाती है। दूसरा, हमने इसे थोड़ी सिंपल सी भाषा में डिफाइन किया कि कोई भी अमाउंट का आपके पास सब्सटेंस है, वो कांस्टेंट प्रेशर पे कितनी हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, आप उसे ही क्या कहते हो? एंथैल्पी कहते हो। समझ गए? उसके बाद एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है और एक स्टेट फंक्शन होता है। फिर मैंने छोटी सी डेफिनेशन लिखवा दी कि भाई मोलर एंथैल्पी क्या होती है। एक मोल सब्सटेंस जितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा वो क्या है? मोलर एंथैल्पी है। अच्छा, मोलर एंथैल्पी ही मतलब ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब इसके कैलकुलेशन करने का जो तरीका है वो होता है H विल बी इक्वल्स टू E प्लस PV। H एंथैल्पी, E ये भी हम कह सकते हैं एनर्जी है एट कांस्टेंट वॉल्यूम कह सकते हो, या इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कह सकते हो, प्लस PV, P प्रेशर, V वॉल्यूम। वी कांट कैलकुलेट द एब्सोल्यूट वैल्यू, क्योंकि ये एक स्टेट फंक्शन है तो हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। तो कैसे करेंगे हम? इसे करने के लिए क्या करते हैं? इसका सहारा लेते हैं। डेल्टा H विल बी इक्वल्स टू डेल ऑफ P डेल्टा V। PV बराबर एनआरटी होता है। कहां से आया ना? कहां गैसियस जो स्टेट थी उससे, मतलब 5th चैप्टर हमारा, पीछे वाले चैप्टर से। डेल्टा H बराबर डेल्टा E प्लस डेल्टा एनआरटी। अगर गैसियस रिएक्टेंट्स हैं या गैसियस प्रोडक्ट्स हैं तो क्या लिखोगे? एनजीआरटी। डेल्टा एनसी का मतलब चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स में से टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट घटा दो, आपके पास क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ डेल्टा एनजी आ जाएंगे, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। कॉपी करो जरा इसे, फिर करते हैं हम आगे की बातें। पोज करके कॉपी करना, स्क्रीनशॉट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्क्रीनशॉट लोगे बाद में नोट नहीं करोगे, फिर हमें लगेगा बुरा, और बुरा लगेगा तो बुरा लगेगा। फिर तो हम कर भी क्या सकते हैं? आप लोगों का हम आपका क्या कर सकते हैं? तो भाई हाँ, अब आप लोगों ने इसे कॉपी कर लिया होगा। अब पढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। चलो, एंथैल्पी के बाद कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो हमें पढ़नी बहुत ज़रूरी है हमारे एग्ज़ाम के बिहाफ से। हम ना इसमें मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर 3 क्वेश्चंस दिए थे और मैंने ये कहा था कि आप इनके आंसर्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, इन्हें सोल्व करके। बड़े बेशरम हो यार, मतलब मज़े लेते हो हमारे ही कि मैंने कहा कि क्वेश्चंस सोल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर देने हैं। पता नहीं क्वेश्चंस नहीं हुए या तुमने जवाब देना बेहतर नहीं समझा, लेकिन हमें दिल से बुरा लगता है, सच में दिल से बुरा लगता है। और ये दिल से बुरा लग गया तो दिल से बुरा लग गया। अब हम उम्मीद करेंगे जो पीछे वाले लेक्चर के तीनों क्वेश्चंस के आंसर आप इस वीडियो के कमेंट में जरूर देंगे। नहीं आते हैं तो कमेंट कर दीजिए, हम करवा देंगे। हम किस लिए हैं? हम यहाँ इसीलिए तो हैं। खैर छोड़िए, जो करोगे अपने मन की करोगे, हमारी कौन सुनता है? कोई नहीं सुनता। अबे तू तो रुक जा भाई, ये माइक था एक हमारा, ये हमारी सुनता था, ये भी नहीं सुन रहा आजकल हमारी। चलिए नेक्स्ट, अब बात करते हैं पहले हीट कैपेसिटी के बारे में। हीट कैपेसिटी, और याद रखना एक एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हीट कैपेसिटी, मानो ये सिस्टम है, इस सिस्टम का टेम्परेचर आपको 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। इस सिस्टम का टेम्परेचर क्या करना है? 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है या 1 केल्विन बढ़ाना है। तो जितनी हीट हमें रिक्वायर होगी इस टोटल सिस्टम के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, वो क्या कहलाएगी? हीट कैपेसिटी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? हीट कैपेसिटी। तो मैं यहां कहूंगा कि द अमाउंट ऑफ हीट required to increase temperature of a system, या substance भी लिख सकते हो,
बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन इज कॉल्ड एज हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी, उसे क्या कहोगे आप? हीट कैपेसिटी कहोगे। ठीक है, अच्छा इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है, C से इसे रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखना, C विल बी इक्वल्स टू Q रिवर्सेबल डिवाइडेड बाय T, या Q डिवाइडेड बाय डेल्टा T लिख सकते हो। यहां क्या लिख सकते हो? डेल्टा T लिख सकते हो। Q क्या है? हीट है। T क्या है? टेम्परेचर है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा है कि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो ये होता है। अच्छा, इसकी यूनिट्स क्या लिखोगे? इसकी यूनिट लिखोगे जूल केल्विन इनवर्स, क्योंकि इसकी जूल, इसकी केल्विन, केल्विन ऊपर जाएगा तो केल्विन इनवर्स हो जाता है। एक बड़े शौक से हम इसे लिख लेते हैं, क्या? कैलोरी केल्विन इनवर्स। क्या लिख देते हैं? कैलोरी केल्विन इनवर्स भी आप इसे लिख देते हो, क्योंकि ये भी यूनिट होती है। जबरदस्ती कौन लिखता है, कौन लिखने देता है हम बच्चों को। खैर, उसके बाद अब एक चीज और, अगर मुझे यहां से हीट निकालनी पड़ जाए तो मैं क्या करूंगा? टेम्परेचर को उधर भेज दो बच्चे, C डेल्टा T, यहां आप इसमें हीट निकाल सकते हो कि कितनी हीट रिक्वायर हुई वो निकालना है, तो Q विल बी इक्वल्स टू क्या कर देते हो? C डेल्टा T के बराबर कर देते हो। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है कॉन्सेप्ट, वो आता है मोलर हीट कैपेसिटी। क्या आता है भाई? मोलर हीट कैपेसिटी। अब तुम समझ गए होगे यार, सारी बातों को समझ जाते हो। इसे हम Cm से रिप्रेजेंट करते हैं, Cm से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलर हीट कैपेसिटी वो की वो नाम के आगे मोलर लगा, मतलब 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस। 1 मोल सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट चाहिए होती है, आप उसे क्या कहते हो? मोलर हीट कैपेसिटी कहते हो। मतलब कि आप नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। मैं लिख दूं कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज, मैं शॉर्ट में लिखता हूं, टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, मैंने कहा ना सब्सटेंस भी लिख सकते हैं, बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन इज कॉल्ड एज मोलर, मैं इसे ऐसे लिखता हूं, मोलर हीट कैपेसिटी। क्या कहेंगे इसे? मोलर हीट कैपेसिटी कहेंगे। क्लियर? कि एक मोल सब्सटेंस का, 1 मोल सब्सटेंस का, या कितने भी मोल्स दे रखे, उनकी अगर अमाउंट की हीट को आप बढ़ाना चाहेंगे, वो जितना टेम्परेचर बढ़ाना चाहेंगे 1 डिग्री सेल्सियस 1 केल्विन, तो क्या कहलाएगा? मोलर हीट कैपेसिटी कहलाएगा। इसे कैसे? मैंने कहा ना, इसे Cm से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला वही होता है, हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय डेल्टा T, लेकिन यहां क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। अगर आप इसकी यूनिट लिखना चाहोगे तो यूनिट में मोल ही तो आया, मोल ऊपर जाएगा, पहले क्या? जूल, उसके बाद क्या? केल्विन इनवर्स, उसके बाद क्या जाएगा भाई? मोल इनवर्स, या कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स इसकी यूनिट होगी। मुझे गलती से यहां क्या निकालना पड़ जाए, हीट निकालना पड़ जाए, तो मैं क्या करूंगा? मैं करूंगा n के बाद Cm, n नंबर ऑफ मोल, Cm कौन? मोलर हीट कैपेसिटी, और इंटू dt, ये क्या आ जाएगा? मोलर हीट कैपेसिटी में हीट निकालने का फॉर्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। Q विल बी इक्वल्स टू C डेल्टा T, Q विल बी इक्वल्स टू n Cm dt। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मैं यहां स्टार बना रहा हूं, आगे बहुत ज्यादा काम में आने वाला है, तो आप इसे नोट जरूर कर लें, आप इसे नोट जरूर करके चले। उसके बाद नेक्स्ट जो टर्म है वो है स्पेसिफिक, क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी।
भाई सर आप तो पागल हो गए हो, जब देखो तब थर्मोडायनामिक्स के पीछे लग रहे हो। अगर नहीं लगेंगे तो तुम्हें समझ कैसे आएगा थर्मोडायनामिक्स? वही तो पढ़ाना है, वही सिखाना है। तो थर्मोडायनामिक्स के अंदर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जो देखो हीट कैपेसिटी। पहले में जितना भी सब्सटेंस दे रखा है टोटल का, चाहे 1 किलो हो, चाहे 1 मोल हो, चाहे 50 मोल हो, कितना भी हो, सब्सटेंस का फिक्स नहीं था। दूसरे में मोलर हीट कैपेसिटी, यहां मोल्स फिक्स थे कि 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस है। तीसरे में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, इसका मतलब यह बनता है कि यहां आपको 1 ग्राम सब्सटेंस मिलेगा। मतलब कि अमाउंट ऑफ हीट लिख लेना, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर, क्या करना है, टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम, ध्यान से सुनना, 1 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस। मैंने यहां क्या लिख दिया, 1 ग्राम लिखा, ऑफ ए सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस या और 1 केल्विन इज कॉल्ड एज, क्या कहेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या कहेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहेंगे। अब यहां ग्राम दे रखा है, इसका मतलब क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। मतलब कि अगर आपको C निकालना है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालना है, तो मैं इसका डिनोशन का साइन एक बार जरूर आपको लिखवाना चाहूंगा, लेकिन यहां ऐसा कुछ है नहीं, तो आप लिख लोगे C विल बी इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय, यहां मास ले लोगे इनटू डेल्टा T के बराबर, इनटू डेल्टा T के बराबर कर दोगे। उसके बाद अगर आपको क्या लिखना है, यूनिट लिखनी है, तो जूल ग्राम इनवर्स, और यहां पे क्या लिख दोगे, टेम्परेचर के लिए क्या लिख दोगे भाई, केल्विन इनवर्स, या कैलोरी ग्राम इनवर्स और केल्विन इनवर्स। बात यहां खत्म नहीं होती, बात यहां शुरू होती है कि क्यों निकालना है, तो क्या करोगे, C, क्या करोगे, M इंटू C, और यहां क्या लिख दोगे, डेल्टा T लिख दोगे। ठीक है ना। ये देखो ये जो है, ये ऐसे ऐसे लिख दोगे, Cm क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, भी हम इसे बाद में लिखेंगे। तो इसे कॉपी करो, फिर पढ़ते हैं आगे इसके बारे में। इसे कॉपी कर लो भाई, फिर आगे इसकी कुछ चीजें पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो मिटा दूं मैं इसे, मिटा देते हैं इसे। चलो आपने नोट कर लिया, अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा और आपके लिए भी अच्छा, अच्छा ही अच्छा, सबसे अच्छा। चलो, वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफेदी, पर आती नहीं है यार, यहाँ पे तो हमारा बोर्ड है, यहाँ इसे कैसे निरमा से साफ करेंगे हम, हमारे जिगर का टुकड़ा निरमा से साफ करने के जैसा थोड़े ना है। खैर, ये तो वैसे भी बेचारा साफ हो ही जाता है। चलिए शुरू करते हैं। अब तुमने ना एक चीज पढ़ी है अभी अभी, क्या आप लोगों ने पढ़ा है कि Q विल बी इक्वल टू C डेल्टा T पढ़ा है, यही पढ़ा है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? आपने क्या क्या पढ़ा है? आपने हीट कैपेसिटी पढ़ी है, आपने क्या पढ़ा है, हीट कैपेसिटी पढ़ी है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, थोड़ा नीचे लिखता हूं, थोड़ा अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा तो लिखना भी चाहिए, मोलर हीट कैपेसिटी, ये भी तो पढ़ा है। क्या पढ़ा है? मोलर हीट कैपेसिटी, और फिर पढ़ा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये 3 टर्म्स आपने पढ़े हैं, ठीक है। अब मैं दो कंडीशंस लेता हूं। कंडीशन क्या? एट कांस्टेंट प्रेशर, सुनना क्या लिख रहा हूं, एट कांस्टेंट प्रेशर, यहां लिखता हूं मैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या लिख रहा हूं मैं?
एट कांस्टेंट प्रेशर और एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सुनना, मेरी एक चीज को ध्यान से समझो। जो ये Q है, दिख रहा होगा, थोड़ा नीचे बना दूं, ये Q है। अगर ये कांस्टेंट प्रेशर पे है तो आप इसे एंथैल्पी लेते हैं। यही हीट जो है अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे है तो आप इसे E से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं या एनर्जी की बात करते हैं। मतलब कि अगर यहां Q है, कांस्टेंट प्रेशर पे है, तो आप क्या लिखोगे, आप इसे क्या लिखोगे भाई, H लिखोगे। और अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे है तो क्या लिखोगे, E लिखोगे। आपको पता है कि ये दोनों के दोनों स्टेट फंक्शन है, आप इनमें चेंज बता सकते हो, केवल क्या, चेंज। मतलब अब देखो क्या देखें भाई, डेल्टा H विल बी इक्वल्स टू, कांस्टेंट प्रेशर पे ये लिखूं तो क्या लिखूं कि Cp dt, लिखूं कि नहीं लिखूं, क्या लिखूं, Cp dt। अच्छा, अगर मैं यहां की बात करूं तो डेल्टा E बराबर किसके हो जाएगा, ये हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इनटू dt। समझ गए होगे मैंने क्या किया, सिर्फ Q को H और E लिखा। क्यों, मेरे पास कंडीशंस हैं एट कांस्टेंट प्रेशर और एट कांस्टेंट वॉल्यूम। QP बराबर Cp dt के होता है, C dt के, तो डेल्टा H बराबर किसके हो जाएगा, Cp dt के। अब तुमने ये चीज और पढ़ी होगी, मोलर हीट कैपेसिटी, ये मैंने ये पढ़ाया NC dt के बराबर पढ़ाया, बताया ना अभी। मतलब कि मोलर हीट कैपेसिटी के लिए डेल H किसके बराबर होगा, डेल H होगा NCp dt के बराबर, होगा कि नहीं होगा। अच्छा, यहां अगर मैं यहां की बात करूं तो डेल्टा E किसके बराबर हो जाएगा भाई, NCV dt के बराबर। किसके, डेल्टा T लिख रहा हूं, dt लिख रहा हूं, नो प्रॉब्लम, वो तो हम चेंज कर लेंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत यह है कि मोलर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या था, ये था कि Q विल बी इक्वल्स टू NC डेल्टा T के बराबर। मैंने वही तो लिखा है इन दोनों चीजों के अंदर। अच्छा, अगर मैं यहां स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात कर रहा हूं तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो ये थी कि डेल्टा H बराबर, मैं ऐसे लिखूंगा, देखो M क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी, मतलब मोलर नहीं, सॉरी, मास है ये, उसके बाद में कौन, मैं लिख दूं Cm, और यहां क्या कर दूं भाई, मोलर, इसे Cpm लिख देता हूं यार, ऐसे थोड़ा चेंज करने में फायदा होता है। Cm, क्योंकि ये C हो जाएगा ना, तो P डेल्टा T, इसे भी क्या लिख देता हूं थोड़ा चेंज करने के लिए, बाकी टर्म वो की वही है, Cm कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा T। मैंने क्या चेंज किया है, मैंने इस Cm का मतलब है कि मोलर हीट कैपेसिटी, इस Cm का मतलब, क्योंकि अगर मैं Cp Cv लिखता तो ऊपर वाली टर्म्स के बराबर आ जाता, तो नो प्रॉब्लम, NCm dt, और यहां पे क्या है, NCm dt, लेकिन एट कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम के बराबर। फिर वही डेल्टा H बराबर, ये क्या है, C है, और मैं इसे ना इस ब्रैकेट में लिख के एट कांस्टेंट प्रेशर इसे स्मॉल c लिख देता हूं, नो प्रॉब्लम, स्मॉल c एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा T के बराबर। ये टर्म वैसे यूज भी नहीं आएगी हमें इतना। डेल्टा E बराबर होता है क्या, M इंटू CV डेल्टा T के बराबर। देखो अब ये तुम्हें याद करना है, पहली बात सुन लो कि मोलर हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन ये दोनों इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, सॉरी, हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव है, लेकिन मोलर हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, ये दोनों के दोनों इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। वैल्यू कैसी कि डेल्टा H बराबर Cp dt, डेल्टा E बराबर Cv dt, डेल्टा H बराबर NCmP dt, P मतलब कांस्टेंट प्रेशर, और ये वैल्यू आप निकाल सकते हो। कॉपी करें इसे, फिर चलते हैं आगे। आगे का मतलब चलते हैं हम थोड़ा और आगे। अब देखो क्या क्या आया, Cp आया, Cv आया। अब पढ़ेंगे इससे अच्छी चीजें। मेरा मार्कर की कैप खो गई भाई, आप लोग इसे कॉपी करो, तब तक हम कैप ढूंढ के लाते हैं। बशर्ते हमें मिल ही गई, कहीं पे भी खो जाती है बेचारी। अब मैं इधर इसे मिटा लेता हूँ, दो चीज़ें मैं लिख कर चलूँगा, वो चीज़ें आप याद रखना, और इसी से हम कई चीज़ें निकालेंगे। कैसे, देखो मैं यहाँ ना इनको लिख के चलता हूँ, Cp dt और Cv dt। अब तुम समझो
कि यहां आपने लिखा है डेल्टा H बराबर Cp dt के, और आपने लिखा है डेल्टा E बराबर Cv dt के। लिखा कि नहीं लिखा? बिल्कुल लिखा है ना। अगर मुझे यहां से Cp निकालना पड़ जाए, क्या कि मोलर हीट कैपेसिटी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर निकालना पड़ जाए, तो मैं लिख दूंगा डेल ऑफ H डिवाइडेड बाय डेल ऑफ T। अगर मुझे यहां से Cv निकालना पड़ जाए तो मैं लिख दूंगा भाई डेल ऑफ E डिवाइडेड बाय डेल ऑफ T। दोनों टर्म आ जाएंगी। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होती है? ये होती है डेल ऑफ H डिवाइडेड बाय डेल ऑफ T। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होती है? डेल ऑफ E डिवाइडेड बाय डेल ऑफ T के बराबर। अब इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या? रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv। नोट करो, रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv, हेडिंग डालकर लिख लो। अब आपने कभी ना कभी तो पढ़ा ही है कि H थोड़ा इधर, H विल बी इक्वल्स टू E प्लस PV के बराबर। आपने ये भी पढ़ा होगा कि H विल बी इक्वल्स टू E प्लस RT के बराबर। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है। H बराबर E प्लस PV, थोड़ी देर पहले ये एंथैल्पी की जो इक्वेशन थी वो हम डिस्कस कर रहे थे। H बराबर E प्लस RT, अभी मैंने PV बराबर nRT के होता है। अब क्या करें? डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में दोनों साइड क्या कर दिया? डिफरेंशिएट कर दो आप इसे। मैं क्या लिख दूं इसे? d ऑफ H डिवाइडेड बाय dt। क्या कर दूं? d ऑफ H डिवाइडेड बाय dt विल बी इक्वल्स टू d ऑफ E डिवाइडेड बाय dt, और प्लस ऑफ क्या लिख दूं भाई? मैं लिख दूं d ऑफ R डिवाइडेड बाय dt। तो देखो यहां इसका डिफरेंशिएशन जो है इस टेम्परेचर, ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का तो डिफरेंशिएशन कर ही नहीं सकते, मतलब डिफरेंशिएट कर नहीं सकते इसे। dt बाय dt इसका नहीं कर सकते, इसे लिखोगे क्या? dt बाय dt, तो ये वैल्यू किसके बराबर? 1 के बराबर आ जाएगी। इसका मतलब ये क्या बच गया यहां पे? R के बराबर बच गया। बचा कि नहीं बचा? समझ गए? इसका डिफरेंशिएशन कर नहीं सकते, बाहर होगा। dt डिवाइडेड बाय dt करोगे तो क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। तो मैंने ये लिख दिया R के बराबर आ गया। कहीं ना कहीं तुमने इन दोनों को देखा है। सर देखा तो है, देखा था मनाली के माल रोड पे घूम रहे थे। ऐसा नहीं है, यही देखा था, इसी कमरे में, इसी बोर्ड पे। देखो ये लिख रखा Cp बराबर dH डिवाइडेड बाई dt, dH डिवाइडेड बाई dt, मतलब ये भी डेल्टा है। फॉर अ स्मॉल चेंज आप इसे dH डिवाइडेड बाई dt लिख लोगे। इट मीन्स कि मैं इसे लिख सकता हूं किसके बराबर? Cp के बराबर। अच्छा ये वैल्यू Cp है तो ये वैल्यू भी तो देखी है Cv होती है, तो ये किसके बराबर भाई? Cv के बराबर प्लस किसके आ जाएगा? R हो जाएगा। अच्छा R बराबर क्या होगा? R बराबर होगा Cp माइनस Cv किसके बराबर? R के बराबर। ये वैल्यू उधर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। तो Cp माइनस Cv किसके बराबर? मैं इसे उल्टा लिख गया, थोड़ा प्रेम से लिखते हैं। Cp माइनस Cv बराबर किसके? R के बराबर। ये इन दोनों के बीच का रिलेशन होता है। Cp माइनस Cv बराबर R के। इसे एक चीज और कहते हैं, इसे मेयर्स फॉर्मूला कहते हैं। याद रखना क्या कहते हैं? मेयर्स फॉर्मूला। क्या कहा जाता है इसे? मेयर्स फॉर्मूला कहा जाता है। कर लोगे? सर कर लेंगे, आसान ही तो है। ठीक है, यहां एक पॉइजन्स रेशो और होता है, यहां एक पॉइजन्स रेशो और भी होता है भाई। वो क्या है? वो ये है ये कि स्मॉल r विल बी इक्वल्स टू Cp डिवाइडेड बाय Cv। नोट कर लो, Cp डिवाइडेड बाय Cv, इसे पॉइजन्स रेशो कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? पॉइजन्स रेशो। Cp डिवाइडेड बाय Cv विल बी इक्वल्स टू स्मॉल r, इसे क्या कहा जाता है? पॉइजन्स रेशो कहा जाता है। क्लियर? कह देते हैं, अपना क्या जाता है कह दो। अच्छा आगे अब तुम ये देखो, दोबारा से देखो, दोबारा से
आपने क्या देखा, Cp माइनस Cv बराबर किसके है, R के बराबर। मैं कह दूं डिवाइडिंग बाय Cv बोथ साइड्स, क्या कर दूं, बोथ साइड से क्या कर दे भाई, Cv से डिवाइड कर दे, इस इक्वेशन को कर दे। मतलब Cp डिवाइडेड बाय Cv क्या हो गया, Cp डिवाइडेड बाय Cv माइनस Cv डिवाइडेड बाय Cv बराबर R डिवाइडेड बाय Cv। ये वैल्यू 1, तो क्या हो गया, ये हो गया भाई R डिवाइडेड बाय Cv बराबर किसके आ गया, बराबर आ गया Cp डिवाइडेड बाय Cv माइनस 1। अच्छा, Cp डिवाइडेड बाय Cv तो क्या होता है, पॉइजन्स रेशियो, तो मैं क्या कर दूं, स्मॉल r माइनस 1 के बराबर लिख लो भाई। ये वैल्यू तो स्मॉल r हो गई, स्मॉल r माइनस 1 मतलब पॉइजन्स रेशियो माइनस 1 विल बी इक्वल्स टू r डिवाइडेड बाय Cv के बराबर आ जाता है। और अगर मुझे यहां से Cv निकालना पड़ जाए, अगर मुझे यहां से Cv निकालना पड़ जाए तो R डिवाइडेड बाय पॉइजन्स रेशियो माइनस 1 के मैं कर सकता हूं। R डिवाइडेड बाय पॉइजन्स रेशियो माइनस 1 के बराबर मैं इसे लिख सकता हूं। तो इसे कॉपी करो, यहां कुछ वैल्यू जरूर दे रखी हैं इस R की। फॉर ए मोनो एटोमिक गैस R बराबर 5/3 होता है। मैं यहां लिख दूं कि फॉर मोनो एटोमिक गैस, ये जो पॉइजन्स रेशियो होता है, मैं इसे यहां लिख दूं कि पॉइजन्स रेशियो होता है वो 5/3 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 5/3 के। उसके बाद Cv की वैल्यू भी कुछ दे रखी है यहाँ मोनो एटोमिक गैस के लिए। Cv की जो वैल्यू है वो है 3/5 R के बराबर। निकाल ही सकते, उल्टा हो जाएगा भैया अगर यहाँ Cv निकालोगे तो, ठीक है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू लिखोगे यहाँ 5/3 लिखोगे तो ऊपर चला जाएगा, 3/5 R के बराबर होता है। उसके बाद 3/2 R के, 5 नहीं सॉरी 3/2 R के। अच्छा, अगर आपको Cv निकालना पड़ जाए तो यहाँ 5/2 R के, Cp निकालना पड़ जाए मोनो एटोमिक के लिए, Cp निकालना पड़ जाए तो 5/2 R के बराबर होता है। कॉपी कर लो इसे। इसके बाद फॉर डाया एटोमिक गैस, अब इसकी वैल्यू ना मैं आपको गामा की R की वैल्यू दे देता हूं। इस R की वैल्यू होती है क्या, 7/5 के बराबर डाया एटोमिक गैस के लिए। अब मुझे आप कमेंट में पिन करेंगे कि इसके लिए Cp की वैल्यू क्या होगी और इसके लिए Cv की वैल्यू क्या होगी। निकालोगे कैसे, मैंने दे तो दिया फॉर्मूला। Cv बराबर किसके हो जाएगा भाई, R डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1, तो कर दो इसका -1। Cp और Cv में रिलेशन से आप क्या निकाल लोगे, Cv की वैल्यू निकाल लोगे, Cp की वैल्यू निकाल लोगे, तो कर दो। इसे कॉपी करो, फिर करते हैं हम थोड़ी गुफ्तगू आपके साथ और फिर हम बातें करते हैं आपसे। तो आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या इसे पोज करके कॉपी कर लिया होगा। आशा करते हैं आज का लेक्चर भी आपके लिए मज़ेदार रहा होगा, समझ आया होगा। अगर आपने पीछे के लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन्हें जाकर देख लीजिए, क्योंकि वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। बेसिक से शुरू हुए थे और धीरे धीरे हम चलते जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ा और अब हम उसी के अकॉर्डिंग हीट पढ़ के आ रहे हैं, एंथैल्पी पढ़े हमने यहाँ। तो Cp और Cv के बीच में रिलेशन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कई बार इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आशा करेंगे हम आप ऐसे ही बने रहेंगे आगे भी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर कल एक नए लेक्चर के साथ में। टाइम हमारा फिक्स होता है कि आप कभी भी देख रहे हैं इसको, लेकिन ये 4:15 PM पे अपलोड हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।